सबसे पहले बात आज की दो सबसे बड़ी पिक्चर जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली पिक्चर है योगी फोर्स के ताबड़तोड़ एनकाउंटर की और दूसरी है मौलानाओं के महायुद्ध की। यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे जब आपको हम इन दोनों पिक्चर के बारे में तफसील से पूरी जानकारी देंगे। पहली पिक्चर के बारे में आपको बाद में बताएंगे क्योंकि जो दूसरी पिक्चर है वो ज्यादा दिलचस्प है। आपने अब तक भाईजान को पुलिस वालों पर पत्थर चलाते हुए देखा होगा, मियां भाई की गैंग को धर्म देखकर भी पत्थर चलाते देखा होगा, लेकिन इस बार मामला जुदा है, अलग है। इस बार भाईजान ही भाईजान के सामने है। ना सिर्फ यूपी बल्कि एमपी में भी मियां भाई के दुश्मन बने नजर आए। दो तस्वीरें जो आप मेरे अगल बगल देख रहे हैं, उसमें पहली यूपी के फर्रुखाबाद की है, जहां जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के दो गुट भिड़ गए, जबकि दूसरी तस्वीर एमपी के जबलपुर की है, जहां मस्जिद में नमाज को लेकर मुस्लिम समुदाय में तनातनी हो गई। पहले आपको फर्रुखाबाद का मामला दिखाते हैं, जहां मुस्लिमों के दो गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ पत्थर युद्ध छेड़ दिया। अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी। जो भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था ये। गली में उमड़ी भाईजान की ये भीड़ खून बहाने पर आमादा है। इनके सिर पर खून सवार है, दिमाग में नफरत भरी है, हाथों में पत्थर हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार भाईजान का निशाना भाईजान ही हैं। जो पत्थर चला रहे हैं वो भी मुसलमान हैं और जिन पर पत्थर चल रहे हैं वो भी मुसलमान ही हैं। जुमे का दिन था, नमाज पढ़कर निकली भीड़ अपने अपने घरों की ओर जा रही थी। इसी दौरान कमालगंज थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव में मुस्लिमों के दो गुट आमने सामने आ गए। जमीन को लेकर चल रही पुरानी रंजिश में दोनों गुटों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। लाठी डंडे चलने लगे, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नमाज के बाद जब हम लोग बाहर निकले हैं तो नगले के करीब 10 से 15-20 लोग चढ़ाई लेकर आए हुए थे लड़ाई के मकसद से, जो कि वो पिछले जुमे में भी आए थे। उनके हाथों में लाठी, बेल्ट और ईंट पथरा हुआ है, जो कि पूरी गली में ईंटें बिखरी हुई हैं और उसकी मोबाइल की वीडियो भी मेरे पास है। और उन्होंने यहाँ पर बहुत हमला किया, कई लोग उसमें जो है ना चोटिल हुए हैं। पत्थरबाजी की इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे, छिपने लगे। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुश्किल से हालात संभाले। सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। योगी फोर्स को जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई के निर्देश हैं। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। सीएम योगी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही अब फर्रुखाबाद पुलिस ने इन पत्थरबाज भाईजान की तलाश शुरू कर दी है। जिन लोगों ने भी पत्थरबाजी कर इलाके में दहशत फैलाने का काम किया, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, उनकी पहचान की जा रही है। क्योंकि सीएम योगी का फंडा बिल्कुल क्लियर है, कानून तोड़ोगे तो अंजाम भुगतना होगा, अपराध करोगे तो चौराहे पर पोस्टर लग जाएगा, माहौल बिगाड़ोगे तो जेल जाओगे, साजिश करोगे तो लठ ट्रीटमेंट होगा, हिंसा करोगे तो बुलडोजर सबक मिलेगा। ये सीएम योगी का पंच है जो सूबे का माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ काम करता है। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। फर्रुखाबाद की चचाजान और भाईजान की जो फौज पत्थरबाजी में शामिल थी, अब उनके इलाज की फुल तैयारी है। सभी पत्थरबाज योगी फोर्स के रडार पर आ चुके हैं। पत्थरबाजों की इस फौज की पहचान हो रही है। जैसे ही इनके चेहरे साफ हो जाएंगे, सभी सलाखों के पीछे नजर आएंगे।
इनका बही खाता खंगाल कर बुलडोजर ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, ताकि फिर कभी ये कानून हाथ में लेकर माहौल खराब करने की हिम्मत न जुटा सके। कई मौकों पर योगी फोर्स ने कानून हाथ में लेने पर सजा का ट्रेलर दिखाया है, लेकिन भाईजान हैं कि बाज नहीं आते। अब पत्थरबाजी वाली इस करतूत की सजा मियां भाई को भुगतनी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जुमे की नमाज के दौरान सिर्फ फर्रुखाबाद ही नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी भारी हंगामा देखने को मिला। हंगामा उपद्रव में तब्दील होता उससे पहले ही मोहन फोर्स ने मोर्चा संभालते हुए मस्जिद पर ताला लगा दिया। लेकिन यहां विवाद हिंदू मुस्लिम का नहीं, बल्कि भाईजान वर्सेस मियां भाई का है। मुस्लिम समाज की दो जातियों में वर्चस्व की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब इबादत से ज्यादा मस्जिद पर कब्जे को तरजीह दी जा रही है। बाहर के लोग आए थे, मुफ्ती साहब आए थे, सब लड़कों लोग को लेके यहाँ कब्जा करने के लिए। इसकी बुनियाद भी अहले सुन्नत के लोगों ने ही डलवाई। तबलीगी का यदि इमाम आ रहा है तो सुन्नी वाले नहीं पढ़ेंगे, सुन्नी वाले नहीं पढ़ेंगे। दिसंबर की सर्दी में जातीय वर्चस्व की गर्मी ने मुस्लिम मोहल्ले का माहौल बिगाड़ दिया। जब भाईजान ही मियां भाई के खिलाफ खड़े हुए तो खुदा के घर पर ताला लग गया। इबादत छोड़ भाईजान खुद को बड़ा बताने और मस्जिद पर कब्जा जमाने के लिए जातीय तकरीर दे रहे हैं। अहले सुन्नत सबसे बड़ा तबका है और हक पर वही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरका होगा, एक फिरका जन्नती और 72 फिरका जहन्नमी होगा। तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं, जहां जुम्मे की नमाज पढ़ाने को लेकर दो जमातों के बीच विवाद ऐसा बढ़ा कि मस्जिद के आसपास 3 थानों की पुलिस फोर्स लगानी पड़ी। घंटों तक प्रशासनिक अधिकारी दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश करते रहे, लेकिन जब विवाद बवाल में तब्दील होने लगा तो प्रशासन ने मजबूरन मस्जिद में ताला लगा दिया। ये प्रशासन ने ताला लगा दिया है क्योंकि इमाम की नियुक्ति को लेकर कल बवाल इस कदर कटा यहाँ पर कि मारा पीटी हो गई। ये चेहरे पर नाराजगी लोगों में इस कदर है क्योंकि इन्होंने इस मस्जिद को अपने पसीने से सींचा, बनाया, लेकिन यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई इस कदर पहुंच गई कि नमाज के दौरान जहाँ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए थी वहाँ हाथ उठने लगे एक दूसरे को मारने के लिए। मस्जिद पर कब्जे का ये विवाद अहले सुन्नत और तबलीगी जमात के बीच छिड़ा। इस विवाद को समझने के लिए पहले आप इन दोनों जमातों के बीच का फर्क समझ लीजिए। अहले सुन्नत एक व्यापक सुन्नी विचारधारा है जो पैगंबर मोहम्मद की परंपरा का पालन करती है, जबकि तबलीगी जमात एक विशिष्ट संगठन है जो मुख्य रूप से आध्यात्मिक सुधार और इस्लाम के प्रचार पर केंद्रित है, जिसके सदस्य खुद अहले सुन्नत का हिस्सा होते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा थोड़ी अलग होती है। उनका ईमान खराब है, उन्होंने अपनी किताबों में हमारे नबी के बारे में गुस्ताखियां की हैं। इस वजह से अहले सुन्नत वल जमात के लोग उनके पीछे या दीगर फिरकों के पीछे अपनी नमाज नहीं पढ़ते। जबलपुर का ये मामला इतना भी सीधा नहीं है। भाईजान भले अहले सुन्नत को तबलीगी जमात से ऊपर बता रहे हों, लेकिन यहाँ विवाद का असल मुद्दा है मस्जिद पर कब्जे का। दरअसल पिछले दिनों मस्जिद के पुराने इमाम की तबीयत बिगड़ने के बाद मस्जिद कमेटी ने आपसी सहमति के बाद तबलीगी जमात के इमाम को नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन ये फैसला दूसरे पक्ष को रास्त नहीं आ रहा। इस फैसले को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। उन्होंने अपनी तहरीर में कमेटी वालों को बोला कि हम 4 इमामों 4 लोगों को इजाजत दे रहे अपने मसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाने की, तो कमेटी वालों ने धोखाधड़ी से दूसरी जमात का इमाम ला करके यहाँ खड़ा कर दिया। इमाम को चुनने का हक कमेटी को है। अब इमाम को लेकर के एक झगड़ा खड़ा हुआ था, इमाम को अलग कर दिया गया। हम लोग ये कह रहे थे हजरत आप नमाज पढ़ाइए, वो अपने आदमी कभी कुछ नहीं हुआ। तो जो बाहरी आए थे तो वो सिर्फ क्या मारपीट करने के लिए आए थे? हाँ, मारपीट करने आया था सर, बिल्कुल। तबलीगी जमात पक्ष के दावे को अगर सही माने तो सुन्नी पक्ष नमाज पढ़ाने से ज्यादा विवाद को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। आरोप ये भी है कि कल माहौल बिगाड़ने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। क्या कह रहे? वो लोग अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए यहाँ के लोगों को भी नमाज पढ़ने नहीं दिया, ना खुद भी पढ़े। मुफ्ती साहब आए थे, सब लड़कों लोग को लेके यहाँ कब्जा करने के लिए।
अरे 200 लोग को लेके आए थे, पूरी बस्ती पूरे मस्जिद के अंदर कब्जा करे, वहाँ हट नहीं देते ना। तबलीगी जमात का साफ आरोप है कि मस्जिद को बंद कराने और जबलपुर का माहौल बिगाड़ने के लिए सुन्नी पक्ष के भाईजान साजिश रच रहे हैं। वहीं सुन्नी पक्ष का कहना है कि जब तक इमाम उनका नहीं होगा वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। अहले सुन्नत के लोग हर किसी के पीछे नमाज भी नहीं अदा करते, उसमें समझौता नहीं होता कि नमाज पढ़ना कबूल हो जाएगी, नमाज पढ़ना है किसी को भी खड़ा कर लो। इसलिए हर कोई पढ़ा लिखा जिसके अंदर ईमान नहीं हो तो वो मिंबर पे नहीं आ सकता। जबलपुर में जातीय वर्चस्व के साथ साथ मस्जिद पर कब्जे का मंसूबा साफ नजर आ रहा है। सुन्नी पक्ष मस्जिद कमेटी के फैसले को मानने की बजाय अब उसे भंग करने की मांग कर रहा है। यानी अगर दोनों पक्षों में समझौता नहीं हुआ तो हो सकता है कि आगे भी ये ताला ऐसे ही लगा रहे। कमेटी ने सुन्नी जमात जो इमाम थे उनकी जगह तबलीगी जमात का इमाम रख दिया, इसलिए सुन्नी जो जमात है मुसलमानों की, उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए ये मसला इमाम नियुक्ति को लेकर है। रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपनी पुलिस फोर्स को संदेश साफ है, जहां अपराध दिखे वहां से उसकी जड़ को उखाड़ा। और यही कारण है योगी फोर्स हर परिस्थिति, हर मौसम में अपराधियों की गर्मी निकाल रही है। बीती रात हुए 8 शहरों में 8 एनकाउंटरों को कैसे अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। सलीम है, गुलफाम है, सरताज है, इमरान है और सलमान मुख्तियार भी है। ठंड में बेशक आप हाथों में चाय का कप लिए बैठे हों, लेकिन इस सर्दी में भी योगी फोर्स चुन चुनकर अपराधियों का बुलेट वाला इलाज कर उनकी गर्मी उतार रही है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये 8 तस्वीरें बीती रात की हैं, गवाही दे रही हैं कि सर्दी चाहे जितनी हो, योगी फोर्स का मिशन लंगड़ा रुकता नहीं है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, तेज हवाएं, कुछ भी योगी पुलिस को अपराधियों की गर्मी निकालने से नहीं रोक सकती हैं। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दिसंबर की सर्द रात में जब यूपी के लोग बेफिक्री की नींद सो रहे थे, तब योगी फोर्स की गाड़ी का सायरन अपराधियों को दौड़ा रहा था। कहीं सड़क पर, कहीं जंगल में योगी फोर्स सूबे से अपराधियों के खात्मे के मिशन को अंजाम तक पहुंचा रही थी। लखीमपुर खीरी में योगी फोर्स ने सलमान और मुख्तियार की गर्मी मुठभेड़ में उतार दी। इन दोनों पर एक छात्रा से गैंगरेप का आरोप है। अब देखिए कैसे ये एक पैर के हो गए हैं। इसी तरह यूपी फोर्स ने मुजफ्फरनगर में 20,000 के इनामी गुलफाम उर्फ काला को पीतल से छलनी कर दिया। इस पर गैंगस्टर, हत्या, गोकशी के आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर की तरह कौशाम्बी और मिर्जापुर में भी योगी फोर्स ने गौ तस्करों की बुलेट से ऐसी गर्मी निकाली कि वो आगे सिर्फ यही बोलते सुनाई देंगे कि गाय हमारी माता है। कौशाम्बी में पुलिस ने गौ तस्करों सरताज को दौड़ा दौड़ा कर उसके ठंड में पसीने छुड़ा दिए, और मिर्जापुर पुलिस ने इमरान को यूपी में ही बिहार दिखा दिया। गौ तस्कर इमरान का एमपी से गाय लाकर बिहार में बेचने का प्लान फ्लॉप हो गया। योगी अपने प्रदेश में गौ तस्करी और गोकशी के एकदम खिलाफ हैं। ऐसे में योगी फोर्स हर शहर, हर जिले में इनका हिसाब कर रही है। राम और कृष्ण के देश में गौ हत्या को हम कतई नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे, और गौ हत्यारों को किसी भी दिशा में आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। बीती रात गौ तस्करों और गैंगरेप के आरोपियों के साथ साथ योगी फोर्स के टारगेट पर बड़े बड़े इनामी हिस्ट्री शीटर भी रहे। आपकी स्क्रीन पर चोरी और हत्या के प्रयास के मुकदमों में वांछित 25,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर सलीम उर्फ सगीर है। इसे जब पुलिस ने घेर लिया तो इसने बाइक से भागते हुए पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में योगी पुलिस के पीतल से सलीम लंगड़ा हो गया। घने कोहरे और शीतलहर के बीच योगी की पुलिस ने 2 एनकाउंटर ऐसे किए जिनके आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पहली मुठभेड़ कन्नौज की है, जहां आरोपी एहतशाम ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को जला दिया था, और एनकाउंटर मथुरा का है, जहां पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में खुलासा किया कि उन्होंने वेब सीरीज देखकर छात्रा के अपहरण की योजना बनाई थी।
लेकिन योगी की फोर्स की मुस्तैदी के आगे तीनों बदमाशों का प्लान धरा का धरा रह गया। पुलिस मुठभेड़ में तीनों बदमाश गिरफ्तार हो गए और योगी के रक्षकों ने छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया। बीती रात कड़ाके की ठंड में योगी फोर्स ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर बदमाशों को ये मैसेज एक बार फिर दे दिया कि कोई मौसम उनके पीतल की रफ्तार को थाम नहीं सकता है। सरताज हो या सलमान, अपराध करेंगे तो उन्हें एक पैर का होने से कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। इसका सबूत जी न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। संजौली मस्जिद का मामला पहले ही कोर्ट में, अब इसी शहर में 3 और अवैध मस्जिदों का खुलासा हुआ, जो बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि इन मस्जिदों की लोकेशन भी काफी संदेहजनक है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दुर्गम रास्ते हैं, गाड़ी को चलाना कितना मुश्किल है, सड़क नहीं है और यहाँ पर चलना यानी जान जोखिम में डालना है। और अब देख सकते हैं किस तरीके से ये हमारी गाड़ी की रफ्तार है। चारों तरफ ये पहाड़ियाँ हैं। ये ग्राउंड जीरो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से डेमोग्राफी कहाँ बदली जा रही है। पहले शिमला में संजौली मस्जिद, अब शिमला की 3 और मस्जिदें अवैध मिली हैं। यहाँ पर जो आरटीआई के तहत जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक नेरवा तहसील में 3 मस्जिद बनाए गए हैं जो सरकारी ज़मीन पर बने हैं। तमाम जानकारी आई है, ये वो मस्जिद है जिसे आप देख सकते हैं, इसे सरकारी ज़मीन पर बनाया गया। शिमला की संजौली मस्जिद से करीब 125 किलोमीटर दूर है शहर की आखिरी तहसील नेरवा, जहां 3 मस्जिदों के सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण का खुलासा हुआ है। पहली है रहमान मस्जिद, दूसरी है बिलाल मस्जिद और तीसरी मस्जिद मुल्शात में बनाई गई है। हिंदू रक्षा मंच की तरफ से दायर की गई आरटीआई में इन तीनों की तीनों मस्जिदों के सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाने का पर्दाफाश हुआ है। लेकिन सवाल तीनों ही मस्जिदों की लोकेशन को लेकर उठता है। तीनों मस्जिदें ऐसी जगह पर बनाई गई है जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सड़कें कच्ची हैं, चारों तरफ पहाड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चोरी चुपके शिमला की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। धीरे धीरे पहले मस्जिद नहीं, पहले इसको छोटे तरीके से कब्जा करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर मस्जिद होते होते फिर बाहर से लोग आते हैं। हम इसको नहीं मानेंगे बाहर से लोग आ रहे हैं, वहाँ पर उसको बंद की जाए। आरटीआई के खुलासे के बाद जी न्यूज की टीम शिमला की आखिरी तहसील की तरफ बढ़ी तो सबसे पहले रहमान मस्जिद पर पहुंची, जहां के इमाम ने आरटीआई से निकली जानकारी को सिरे से खारिज करते हुए इस जमीन पर अपना मालिकाना हक होने का दावा सुनाया। हमने कहीं से नहीं खरीदी, हमारी सारी मलकियत पुरानी है। अच्छा, ये मस्जिद जो आप लोगों को बनाया है, क्या इसकी परमिशन वगैरह लिया गया था? इसके जांच नहीं है परमिशन। ये मस्जिद है, कब से बनी है? हुई है 30-40 साल हो गए। पहले कच्ची थी, छप्पर था, बनाया तो हमने मलकियत में था, आती सरकारी में, आती मलकियत। अब बारी थी बिलाल मस्जिद का सच उजागर करने की। जब वहां पहुंचकर हमारी टीम ने मस्जिद की लोकेशन देखी तो साजिश की बू आने लगी। इलाका देखिए, आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है। कैसे इस जगह मस्जिद बन गई? मस्जिद आप देख सकते हैं यहाँ पर भाविया इलाके में है। 2.5 विस्वे में इस मस्जिद को बनाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब जांच भी की जा रही है कि वाकई ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है या फिर इसकी मलकियत है। अब अंदर से इस मस्जिद को देखिए, कितनी भव्य है। फर्श टाइल्स का है, बड़े बड़े खिड़की दरवाजे हैं, मस्जिद वाली नक्काशी है। सवाल उठता है कि इतना पैसा कहां से आया मस्जिद बनाने का? यहां मस्जिद बनाने की जरूरत क्या पड़ी? इन सब सवालों से इतर बिलाल मस्जिद के इमाम के बेटे ने भी इस मस्जिद पर अपनी मिल्कियत ठोक दी। ये 12 या 13 में शुरू किया था जी हमने। नहीं जी, हमारी अपनी जमीन है, मलकियत है। अच्छा, बाकी चला हुआ है इसका जो भी होगा। क्या लागत लगी होगी इस मस्जिद के बनाने में? इसमें होगा जी 20-25 लाख रुपए। ये तो कम से कम भी लास्ट 22 अभी तक चलता रहा, 22-23 तक। इसी तरह मुल्शात मस्जिद को भी मियाँ भाई ने पुरखों के जमाने का होने का दावा कर दिया, लेकिन इलाके में रहने वाले हिंदुओं ने इसके पीछे डेमोग्राफी चेंज की बड़ी साजिश होने का शक जताया है। पहली मस्जिद हमारे मुल्शा के अंदर यही है। ये छोटी सी हुआ करती थी और जो है तो गिरने वाली थी। हमने इसका जो है तो इसको रिपेयर किया है मस्जिद को। तो ये मस्जिद जो है बहुत पुरानी है,
हमारे कितने साल पुरानी होगी? लगभग 1 सदी बीत गई होगी। 100 साल पुरानी मस्जिद है। यहाँ मिट्टी के कोठे हुआ करते थे, फिर उसके बाद लेंटर डाला, वो भी बुर्द हो गया। अब जो है नए तरीके से इसको तामीर किया गया है। बाहर से आते हैं, अच्छा, रात को आते हैं जो लोग ना, जैसे मतलब बैग वूग बड़े बड़े उठा के आते हैं, अच्छा, जाते हैं मस्जिदों की ओर, रात रात को जाते हैं, वहाँ शरण लेते हैं, फिर उसके बाद रात रात को निकल जाते हैं। इसमें आप कुछ संज्ञान लो। शिमला में संजौली मस्जिद का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। हिमाचल कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद की ऊपरी मंजिल तोड़ने का तीसरा दिन है। ऐसे में 3 और मस्जिदों के अवैध होने के खुलासे ने डेमोग्राफी चेंज के सवालों को जन्म दे दिया है। राजू राज, शिमला, जी मीडिया। यूपी की सियासत में आजकल एक नाम बड़ा लोकप्रिय है और वो नाम है कोडीन भैया। ये कोडीन भैया कौन है और इसका संबंध किस पार्टी से? इसे लेकर बड़ा सियासी कलेश शुरू हो गया है और आमने सामने है सीएम योगी और अखिलेश यादव। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ। तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है। यही कसूर मैं बार बार करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यही कसूर रहा इनका। ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। यूपी की सियासत में वैसे तो लड़ाई 2027 की है, लेकिन ये लड़ाई अब माफिया किसका है इस पर आ गई है। अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार, योगी, अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगाते रहे। तो इस बार कफ सिरप के जरिए ये दांव अखिलेश भी खेलने में पीछे नहीं। कफ सिरप माफिया किसके हैं? सब बीजेपी के माफिया हैं। जहरीले सिरप को लेकर एक तरफ अखिलेश योगी पर हमलावर हैं, तो वहीं योगी भी इस पर अखिलेश को कहीं का नहीं छोड़ रहे। ये लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देते थे, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया। जो बात शुरू हुई थी यूपी में अवैध नशीले पदार्थों से, वो कलेश कैसे योगी वर्सेस अखिलेश बन गया, उसके केंद्र में है ये तस्वीर। इस तस्वीर में रैकेट का आरोपी आलोक सिंह अखिलेश यादव के साथ खड़ा दिख रहा है। बीजेपी ने ये फोटो दिखाई और आरोप लगाया कि इस पूरे नेक्सस से जुड़े लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। खुद सीएम योगी ने भी इसे लेकर अखिलेश पर निशाना साधा। आज बारी अखिलेश की थी। अखिलेश आए और कह डाला कि अगर वो समाजवादी पार्टी के हैं तो बुलडोजर को कौन रोक रहा है। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल को उसके सनातनी रूप में लाने के लिए योगी प्रशासन ने दिन रात एक कर दिया। संभल की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दी। इस संभल में कुछ भाईजान अभी भी हैं जो आंखें गड़ाए बैठे हैं। हिंदुओं के खिलाफ साजिश करने से वो बाज नहीं आ रहे। उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने संभल के अंदर नरसंहार किया था। आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। जिस संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद का मामला अदालत में है, जिस संभल में सरकारी जमीन पर अवैध रजाए मुस्तफा मस्जिद पर बुलडोजर चल चुका है, अब उस संभल में एक हिंदू महिला की जमीन पर भाईजान के कब्जे ने पूरे महकमे को ऊपर से लेकर नीचे तक हिला दिया है। संभल में जो 50 साल पहले हुआ, उसे फिर से दोहराने का दुस्साहस मियां भाई फिर से करने लगे हैं। संभल में हिंदू आबादी के खिलाफ हरी साजिश ने फिर से दस्तक देनी शुरू कर दी है। लेकिन भाईजान भूल गए हैं कि आज के संभल और 50 साल पहले के संभल में जमीन आसमान का फर्क है। आज का संभल योगी राज में जीवंत हो रहा है। संभल में 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए।
सूबे के मुखिया की शायद ये बात बनिया ठेर थाना इलाके के अकरौली गांव के प्रधान सलीम खान को समझ में नहीं आई, जिसने एक हिंदू विधवा महिला की जमीन उसके जीते जी ही हथिया ली और अब उसके मरने के बाद उस जमीन पर अपना मालिकाना हक ठोक दिया है। संभल में लीलावती की 12 बीघा जमीन पर सलीम खान और भूरे अली के कब्जा करने का आरोप है। लीलावती की मौत 2024 में हो चुकी है, लेकिन वो जीते जी अपनी इस जमीन को अपने भाइयों के नाम कर गई थी, जिसे सलीम खान ने फर्जीवाड़ा कर अपने नाम करा लिया। बताया जा रहा है मुस्लिम ग्राम प्रधान सलीम ने विधवा महिला लीलावती की 12 बीघा जमीन हासिल करने के लिए उसकी मृत्यु से 1.5 महीने पहले ही उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा लिया। अब लीलावती के भाई सीएम योगी से जमीन को वापस दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। हम योगी जी से ये चाहते हैं कि इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमें हमारी बहन की जमीन वापस हमें मिल सके। योगी की पुलिस ने आरोपी सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तभी से सलीम खान अपना बोरिया बिस्तर बांधकर फरार है, क्योंकि वो जानता है कि योगी शासन में अपराधी लंबा भाग नहीं सकता, और खासकर जब बात संभल की हो तो योगी कब्जा गैंग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए नजर आते हैं। कि संभल एक सच्चाई है, जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। लीलावती बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन योगी राज में उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। भाईजान की कब्जा साजिश से पर्दा उठ चुका है। अब वो 12 बीघा जमीन भी उनके भाइयों को वापस मिल जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे योगी प्रशासन ने संभल में 50 साल पहले लुप्त हो चुके हिंदुओं को उनके घर, उनके मंदिर और उनके कूप वापस लौटा दिए हैं। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल। बीते 72 घंटों से बांग्लादेश जल रहा है। कट्टरपंथी ब्रिगेड सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। भीषण आगजनी तोड़फोड़ की जा रही है, मगर जानते हैं बांग्लादेश की इस कट्टरपंथी भीड़ में ऐसे दहशतगर्द भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से है। और ये दहशतगर्द न सिर्फ बांग्लादेशियों को दंगे के लिए उकसा रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ एक बड़ी आतंकी साजिश भी रच रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए इसको। क्या बांग्लादेश में हिंसा की आग को पाकिस्तान ने सुलगाया? क्या बांग्लादेश की जिहादी ब्रिगेड को पाक समर्थित आतंकी संगठनों ने भड़काया? बीते 72 घंटों से बांग्लादेश धधक रहा है। बांग्लादेश में हिंसा पूरे उफान पर है। कट्टरपंथी ब्रिगेड न सिर्फ सड़कों पर उतरकर तांडव मचा रही है, बल्कि सब कुछ तबाह करने को भी आमादा दिखाई दे रही है। यकीन मानिए, बांग्लादेश के चौक चौराहों से लेकर सरकारी दफ्तर और इमारतों में आगजनी तोड़फोड़ की जा रही है। शेख हसीना की पार्टी और उससे जुड़े नेताओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। और तो और बांग्लादेश के कट्टरपंथी दरिंदे हिंदुओं को भी निशाना बना रहे हैं। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश में मचे बवाल से जुड़ा एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने भारतीय खुफिया एजेंसीज को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है, क्योंकि सनसनीखेज खुलासे में दावा किया गया है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के 8 खूंखार आतंकी संगठन एक्टिव हो चुके हैं। पाकिस्तान समर्थित यही आतंकी संगठन बांग्लादेश में हिंसा भड़का रहे हैं। आतंकी गुट से जुड़े लोग बांग्लादेश के जिहादी ब्रिगेड का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। दावा यह भी है कि इन आतंकी संगठनों ने भारत बॉर्डर के पास टेरर कैंप भी लगाए हैं। तो क्या बांग्लादेश की सड़कों पर जो कट्टरपंथी ब्रिगेड तांडव मचा रही है, उस भीड़ में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के दहशतगर्द भी मौजूद हैं? क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि बांग्लादेश के बाद इन आतंकी संगठनों का अगला टारगेट भारत के वो इलाके हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वो आतंकी संगठन कौन कौन से हैं और इन्हें पाकिस्तान से कौन ऑपरेट कर रहा है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस यानी आसिम मुनीर यही वो असली मास्टरमाइंड है जिसने हाफिज सईद और मसूद अजहर के साथ मिलकर बांग्लादेश में आतंकी संगठनों का जाल बिछाया है। और जानते हैं, मुनीर की आतंक वाली साजिश में हाफिज मसूद के साथ साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भी अहम किरदार निभाया है। आपको बता दें कि मुनीर के इशारे पर ISI ने अंसार अल इस्लाम, लश्कर तैयबा, इस्लामी छात्र संघ, जमातुल अंसार फिल हिंद, जमातुल मुजाहिदीन, न्यू जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश और हिजबुत तहरीर के आतंकियों को एक्टिव किया है। हालांकि इनमें से कुछ आतंकी संगठन बांग्लादेश के हैं, लेकिन उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है या फिर वो पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं और लगातार बांग्लादेश में हिंसा को भड़का रहे हैं। लेकिन इन आतंकी संगठनों का अगला टारगेट हिंदुस्तान कैसे है, ये भी जानना जरूरी है। आज पाकिस्तान से बिग ब्रेकिंग न्यूज आई जिसने न सिर्फ इमरान समर्थकों बल्कि पूरे मुल्क में सनसनी मचा दी। दरअसल अडियाला की स्पेशल कोर्ट ने
इमरान खान और बुशरा बीवी को 17 साल कैद की सजा सुनाई, वो भी तोशाखाना की 2 केस मामले। बस फिर क्या था? इस फैसले के बाद इमरान समर्थक भड़क गए, मुनीर को कोसने लगे। आखिर क्यों? देखिए। मुल्ला मुनीर से दुश्मनी इमरान खान और बुशरा बीबी को कितनी भारी पड़ी, इसका अंदाजा 25 करोड़ पाकिस्तानियों को बखूबी हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी को करारा झटका लगा दिया। FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने तोशाखाना 2 केस में इमरान और बुशरा बीवी को दोषी करार दिया और इसी मामले में इमरान बुशरा को 17 साल कैद की सजा सुनाई। बता दें कि इमरान और बुशरा पर 1 करोड़ 64 लाख का जुर्माना भी लगा। बता दें कि बीते 2 सालों से इमरान खान वैसे ही अडियाला जेल में बंद हैं और बुशरा बीवी को भी जेल में कैद कर दिया गया था। मगर इसी बीच जिस तरह तोशाखाना केस में अदालत ने 17 साल कैद की सजा सुनाई है, वो इस बात का संकेत है कि इमरान खान के राजनीतिक करियर का एंड करने के लिए मुनीर ने इमरान के खिलाफ ताउम्र जेल वाला प्लान तैयार किया है।